थिएटर ऑलवेज गिव यू द फीलिंग्स, थॉट्स, नॉलेज। मैंने कहा इम्तियाज जी मैं डील डॉल से ना बनी हूँ, कहते आप अपने आवाज और हंसी से ना बने। उन्होंने मेरे इम्तियाज अली ये आज मैं आपके कैमरे के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ पहली बार। मैं पर्सनली फील करता हूँ बॉर्न एक्टर हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक्टिंग की टेक्निक्स जाननी है तो आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, एक्टिंग पढ़नी पड़ेगी। थिएटर का जो हमारा इतिहास था वो बहुत अच्छा था। उसका एक कारण ये भी था कि एंटरटेनमेंट सोर्सेज बहुत कम थे, जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी, अकाउंटेबिलिटी थी। अब अकाउंटेबिलिटी अपने प्रति है, पहले सरकार के प्रति थी, सोचना पड़ता था, एक प्लानिंग करके जाना पड़ता था आज क्या काम है। द अनकॉमन पीपल अनकट में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं संजय सूद से, जो हिमाचल के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट हैं, सिने आर्टिस्ट हैं और फोक थिएटर पर काम कर रहे हैं। संजय सूद, आपका स्वागत है द अनकॉमन पीपल अनकट में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया नाम है, अनकॉमन पीपल अनकट, वंडरफुल जी। संजय जी, थिएटर की शुरुआत कब हुई? थिएटर की शुरुआत 1983 में। इनफैक्ट मैं उससे पहले मिमिक्री किया करता था, कभी अमिताभ बच्चन जी की आवाज़, कभी मिथुन चक्रवर्ती जी की आवाज़, तो इस तरह अलग अलग आवाज़ें, और कभी चिड़िया पक्षी ये वो। बट 83 में मेरी सिस्टर वो थिएटर किया करती थी, तो मेरा काम होता था उन्हें रात को रिहर्सल से लेकर आना। तो मुझे लगा वहाँ जब वो रिहर्सल करते थे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो इच्छा हुई। लेकिन उस समय में कोई ऐसा चांस नहीं था क्योंकि सभी कास्टिंग वगैरह हो चुकी थी। तो कॉलेज में इंटर क्लास कंपटीशन था, तो दोस्तों ने कहा नाटक करते हैं, वो नाटक कर लेते। कौन सा कॉलेज था? गवर्नमेंट कॉलेज संजौली। ओके। इनिशियली कोटशेरा था मेरा, उसके बाद वी शिफ्टेड टू गवर्नमेंट कॉलेज संजौली। और वहाँ पे हम लोगों ने वो आत्मजीत जी का नाटक किया गड्ढा। तो जो गड्ढे में गिरने वाला मुख्य पात्र है वो मैंने खुद किया, डायरेक्ट भी मैंने किया, और फॉर्चुनेटली मुझे बेस्ट एक्टर का प्राइज मिल गया इंटर क्लास कंपटीशन में। अरे वाह। बस उसके बाद तो फिर मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये कर सकते। वो तो नाटक करना शुरू किया, फिर यहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे, सबसे जितने भी डायरेक्टर थे, प्रवीण चांदला जी, देवेंद्र जोशी जी, और भी जितने लोग थे, वो सबसे बातचीत होने लगी, पहचान हो गई, लोग लेने लगे, इस तरह आगे चलता गया। 86 आई थिंक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वर्कशॉप लगी थी, तो बहुत से लोग आए थे हिमाचल से। एनएसडी का वर्कशॉप? एनएसडी का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वर्कशॉप था। तो मनोहर सिंह जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, मतलब की वाज मनोहर सिंह जी एंड एस एन जोशी वाज द डायरेक्टर दैट टाइम। तो बहुत से लोग आए, तो मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं यार हमारी सिलेक्शन होगी भी या नहीं, बट फॉर्चुनेटली जब सिलेक्शन होगी तो दैट वाज द सेकंड कॉन्फिडेंस कि नहीं यार अब वी कैन डू द थिएटर। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ द थिएटर। कितना लंबा वर्कशॉप था ये? कितने दिन? ये था जी 30 डेज का प्रोडक्शन। हाँ 31 महीने का था, और प्रोडक्शन ओरिएंटेड था। आगरा बाजार हम लोगों ने किया था, देवेंद्र राज अंकुर जी और जीएन कौशल जी, अपना ज्ञान शिवपुरी, अंजला महर्षि जी, ये सब लोग आए थे उसमें। तो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत थे थिएटर के। तो शिमला का जो थिएटर का इतिहास है वो बहुत पुराना है, और गेटी थिएटर शायद नॉर्थ का सबसे मशहूर और पुराना थिएटर है। Exactly. नाटकों के लिए। जैसे बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर है, और ये तो बल्कि और भी पुराना है, गॉथिक स्टाइल ऑफ थिएटर, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का एक फील है थिएटर की, पता नहीं शायद हम लोगों की जीन्स में आ गया कि यहाँ हम लोगों ने नाटक किया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि गेटी थिएटर के लिए दुनिया भर के जितने आर्टिस्ट हैं वो मरते हैं कि यहाँ परफॉर्म करना, एक बार परफॉर्म। एग्जैक्टली, पैशन है हर आर्टिस्ट का, पैशन है ये गेटी में परफॉर्म करना है। एंड वी आर लकी कि हमें तो गेटी घर के सामने मिलता है, गेटी और परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो ये भी एक ब्लेसिंग हो सकती है यहाँ पे। एक दौर बीच में आया शायद जब आप सरकारी नौकरी करने लगे। जी। उस समय थिएटर का क्या रहा? उस समय थिएटर में करता था, लेकिन ये था कि नौकरी के कारण थिएटर थोड़ा कम हो गया था। जितना रेगुलरिटी पहले थी, नौकरी से पहले थी, थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन थिएटर छोड़ा नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि ना थिएटर रिफ्रेश कर देता आदमी को। अब नौकरी तो 10 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा नौकरी में अपने आप को, क्योंकि हम लोगों की जो जॉब थी वो भी फील्ड जॉब थी, भागना, ये करना वो करना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो जो एक रिफ्रेशिंग सा है ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड में आप 10 से 5 तो नौकरी करनी है,
उसके बाद आपको केवल थिएटर ही सोचना है, थिएटर के बारे में ही सब चीज़ होनी है। थिएटर क्या है आपके लिए? सर थिएटर मेरे लिए इज़ अ लाइफ। थिएटर ऑलवेज गिव यू द फीलिंग्स, थॉट्स, नॉलेज। मैं सच कहता हूँ, मैं कई बार मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं बहुत मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा सही था नहीं, लेकिन लिटरेचर पढ़ना मुझे थिएटर ने सिखाया है। पढ़ना लिखना, मुझे शब्द बोलने, अपने आप को प्रेजेंट करने, सब मेरा व्यक्तित्व सब थिएटर ने सिखाया है। इसलिए थिएटर मेरे लिए सब कुछ है। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो 2 शब्द नहीं बोल सकता था, सच कह रहा हूँ, और आज मैं बोल लेता हूँ बिकॉज ऑफ थिएटर। तो थिएटर आपको आपके व्यक्तित्व को निर्माण करता है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ। कौन कौन से ऐसे प्ले हैं जिन्हें करने में आपको खूब आनंद आया? आषाढ़ का एक दिन, कौन सी भूमिका थी आपकी? उसमें मैंने छोटी निक्षेप की भूमिका की थी, लेकिन आषाढ़ का एक दिन पढ़ने के बाद मुझे भाषा को पढ़ने का, भाषा के शब्द समझने का ये उत्सुकता जागी थी। बहुत से नाटक है ऐसे, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे हैं, हाँ, तो ऐसे ऐसे कुछ एक नाटक है मोहन राकेश जी के, और अपना और भी कई नाटक किए हम लोगों ने, आगरा बाजार किया हम लोगों ने, गोदान किया गोबर का। तो ये जो भाषा होती है वो थिएटर भाषा समझाता है। गोदान का एडेप्टेशन आपने किया? नहीं, मैंने नहीं किया था, प्रतिभा अग्रवाल जी का था वो। अच्छा, वो एडेप्टेशन था, वो हम लोगों ने किया था। तो हमारे एक डायरेक्टर है प्रवीण चांदला जी, उन्होंने करवाया था और मैंने गोबर का रोल किया था। तो ऐसे बहुत से और जो अंतर्राष्ट्रीय लेखक हैं या अंतर्राष्ट्रीय नाटक रचयिता हैं, उनके कौन कौन से प्लेज आपने किए? अंतर्राष्ट्रीय एंटन चेखोव की कहानियाँ बहुत ज़्यादा की हैं हम लोगों ने। कल जोशी जी बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि उनके ऊपर, एंटन चेखोव के ऊपर बहुत काम हुआ है। और भी कई एडिटेड ट्रांसलेटेड प्ले किए हैं, अभी समय मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने फॉरेन राइटर्स को नहीं किया है, हिंदी राइटर्स को हम लोगों ने ज़्यादा किया है। हिंदी राइटर्स कौन कौन से फेमस हिंदी राइटर्स हैं जिनके प्ले आपने किए हैं और जो छूट गए वो करना चाहते हैं? हम लोगों ने महेश एलकुंचवार जी को किया है, हमने मोहन राकेश जी को किया है, शंकर शेष जी को किया है, और भी बहुत से हैं, बहुत राइटर हैं जिनको हम लोगों ने किया है। मतलब एक उसकी पूरी की पूरी फहरिस्त बताना इसको कठिन होगा। हाँ, ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा मराठी राइटर अच्छे लगते हैं, विजय तेंदुलकर जी। मैं यही जानना हाँ, ये मराठी राइटर्स जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लेखनी में ना कोई जीवंतता है, उनके नाटकों में जीवंतता है। तो वो करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से हमने अधिकतर मराठी राइटर्स के ही प्ले, जवन दलवी जी हैं और सब इनके, बसंत सबनीस जी का, ये सब, तो ऐसे हमने बहुत से नाटक। पुरुष प्ले है आपने क्या? नहीं, पुरुष के बारे में पढ़ा है, सुना है मैंने बहुत पहले। नाना पाटेकर जी ने उसमें किया था। हाँ, मैंने वो बाल गंधर्व थिएटर पुणे में देखा था। अच्छा, नाना जी ने इनवाइट किया कि इसको आके देखो, उनसे बात करनी थी मुझे। हाँ, बल्कि वो पुरुष तो कहा कि पहले ये प्ले देखो आप, 427वां शो था ये, 1987 की बात है। एंड देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। ओह, बाल गंधर्व थिएटर में खड़े होने की जगह नहीं थी। मैंने प्रोजेक्शन रूम में उन्होंने मुझे बिठाया। अच्छा, कि पठाने आप यहाँ से बैठ के देखो, जगह नहीं। तो वर्सेटाइल एक्टर हैं, फिल्म के लिए इतने थिएटर में तो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। वो नाटक मैंने उसके बारे में सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है। आप देखिएगा, मैं देखूंगा उसको, YouTube पे भी है शायद पुरुष। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल मराठी में किया था उन्होंने। नहीं, वो हिंदी में किया। नहीं, बहुत से छोटे, मैं बता रहा हूँ ना कि थिएटर अपने आप में एक बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत कुछ छूट जाता है, पूरा आप नहीं पढ़ सकते, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। वो तो जाहिर सी बात है, थिएटर इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसका कैनवस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। क्योंकि थिएटर के पीछे थॉट है। थॉट तो अलग अलग भी हो सकते हैं, थॉट एक भी हो सकता है, कई विचार मिलके असंख्य अन्य विचार निकालते हैं। तो मैं आपको नेचुरल बॉर्न एक्टर कह सकता हूँ? नहीं, मैं आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को मानता नहीं हूँ जी। एक्टिंग सीखनी बहुत ज़रूरी है, मैं पर्सनली फील करता हूँ। बॉर्न एक्टर हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक्टिंग की टेक्निक्स जाननी है तो आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, एक्टिंग पढ़नी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। अलग अलग टेक्निक्स हैं, आदमी को सब चीज़ नहीं आ सकती। बट कैन यू फीड एक्टिंग? या ऑफ कोर्स वी फील। जनरली एक्टर क्या है? नहीं, फीड जैसे मैं किसी को पकड़ के सिखा सकता हूँ, अगर उसमें इनर फीलिंग ही नहीं एक्टिंग नहीं, वो तो बेसिक इंस्टेंट, यस, बेसिक इंस्टेंट तो होना बहुत ज़रूरी है एक्टिंग के लिए। और फीड नहीं कर सकते आप एक्टिंग कभी फीड नहीं की जाती।
मतलब आपका मन ही नहीं है खाने का तो आपको कैसे खिला पाऊंगा। लेकिन मन तो होना चाहिए ना अंदर से, लालसा तो होनी चाहिए कि मुझे करना है, एक्सेप्ट करना, उसको किसी रीच तक पहुंचना, वो तभी पहुंचेगा अगर एक बार एक कदम तो चलने के लिए पैर उठाना ही पड़ेगा ना। एक्टिंग फीड नहीं की जा सकती, हाँ एक्टिंग डेवलप की जा सकती है, वही मेरा है ना। एक्टिंग को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप एक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन फीड करना बड़ा मुश्किल है, वो तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप 40 सालों से थिएटर कर रहे हैं लगभग, थिएटर से जुड़ी कुछ यादें होंगी जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सी यादें हैं जी, बहुत सी यादें शेयर करिए, क्योंकि थिएटर एक थिएटर से जुड़ी कितनी यादें हैं, बहुत साधना है जी। मतलब आप ये देखिए कि हमारे समय में क्या होता था, कुछ मिलता तो था नहीं थिएटर में, सिर्फ यही होता था कि एक लक्ष्य होता था कि ऑडियंस की तालियां मिल जाए, वही हमारे लिए एक फीड है। जो फीड की बात है वो हमारे लिए फीड है, तो उस लालसा के लिए हम लोग चोरी तक कर लेते थे। मुझे याद है एक बार हम लोग कॉकेशियन चौक सर्कल नाटक कर रहे थे ब्रॉडॉल ब्रेक का, और हिंदी वर्जन में सेट लगाना था, तो तय ये हुआ कि ये सेट ऐसा ज़मीन से इतना ऊंचा होना चाहिए। अब उतने ऊंचे हमें रैंप कोई मिला नहीं, तो मेरे दिमाग में एक युक्ति आई, मैंने कहा यार हमारे पड़ोसी हैं आरे वाले हैं, उनका आरा मशीन है, हम उनका लॉक्स चुरा लेते हैं। उस ज़माने में भी एक एक जो शहतीर था वो 20-20, 25, 30, 40 किलो का लक्कड़ बाजार से वो शहतीर कालीबाड़ी तक ले जाना, बोला आज की उसमें अगर कोई सोचेगा तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन वो झील थी थिएटर की, हमने वो सेट लगाया और वो सेट लगाकर वहाँ वापस रख दिया, उन्हें पता तक नहीं लगा। ये आज मैं आपके कैमरे के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ पहली बार, तो ये झील थी। ये एक वाकई मुझे याद है। और एक बार जब हम लोग जमशेदपुर जा रहे थे प्ले करने ड्रामा कॉम्पिटिशन में, वो एक बड़ा अच्छा वाकया है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम लोग घरों में झूठ बोल के जा रहे हैं, हम कालका जा रहे हैं और जमशेदपुर जा रहे हैं, वहाँ खाने के देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हमारी लालसा क्या थी, वहाँ ना कैश प्राइज था कि अगर एक भी कैश प्राइज आ गया ना तो हमारे दरिद्र धुल जाएंगे। अच्छा। तो जब नाटक हुआ तो वहाँ 7 कैश प्राइजेस थे, बेस्ट प्ले, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रिप्ट, इस तरह से 7 कैटेगरीज में थी। तो पहला प्राइज था 1000 रुपये का, दूसरा प्राइज 750 का, तीसरा प्राइज 500 का। हमें ये लालसा थी कि 500 का एक पुरस्कार एक मिल जाए, बस हमारा सारा खर्चा, ये मेरे ख्याल बात होगी 86-88 की। तो हम लोग जमशेदपुर गए, और जब हम ये समन्वय एक हमारा थिएटर हुआ करता था उसके थ्रू गए थे, तो जब हम लास्ट डे जब हमारा अनाउंस होना था, तो आप विश्वास नहीं करोगे सातों के सातों प्राइज हमें आ गए। वाह, कहाँ तो हम 500 की सोच रहे, कहाँ 7000। ये मतलब एक वो जो हमारा है, ये घटना ये नहीं बोलते हमें थिएटर में। और भी कई घटनाएं हुई हैं, कई बार मार खाई हैं बड़े बड़े गुरुजनों से। किनको आप अपना गुरु मानते हैं? देखिए मैं एग्जैक्टली किसी एक को नहीं मानता हूँ, जिससे जो सीखने को मिला वो मेरा गुरु है, क्योंकि सबके पास अपना अपना कोई ना कोई एक ऐसा वो होता है। मेरे अंदर सीखने की लालसा है। हाँ, चांदला जी हैं यहाँ पे, उनके साथ बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, उनसे भी बड़ा कुछ सीखा है। देवेंद्र सर थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा था। मतलब जो लोग कुछ भी हमें सिखाएं बड़े लोग हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और अनुभव हमेशा अपने आप में एक गुरु होता है। तो मैं उस अनुभव से जो भी मुझे सीखने को मिल जाए, तो मैं उनको सभी को नमन करके सीखने की भावना से थिएटर करता हूँ। आज भी आई स्टार्ट माई एवरी प्रोडक्शन विद 0। मुझे नहीं आता, आप सिखाओगे तो मैं सीखूँ। मेरा आज भी यही है। मैं जब जाता हूँ कहीं भी रिहर्सल करने, कुछ करने, तो ब्लैंक शून्य बुद्धि से जाता हूँ कि आप जो सिखाएंगे वो मैं करूँगा। आपने बहुत सारी मुंबई की फिल्मों में काम किया है। जी जी। आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर फिल्मों में मैंने तो करीब में तमाशा में, 3 इडियट्स, हो गया दिमाग का दही, ये अपना शिमला मिर्ची, और भी कई फिल्मों में काम किया, द म्यूज़िक टीचर। लेकिन मुझे लगता है कि थिएटर ज़्यादा वर्सेटाइल है, थिएटर ज़्यादा अच्छा। लेकिन 3 इडियट में कह रहे हैं कि आपका जो रोल है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था। बहुत फिल्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर जो वो चने वाला है जो रेंचो का पता बताता है। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा लोग उसको नोटिस किए हैं उसको, क्योंकि कई बार होता है कि फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं वो नोटिस में नहीं आते, लेकिन आपका जो वो एक कैरेक्टर इसलिए भी नोटिस में आ गया कि क्योंकि पूरी फिल्म की एक कंसंट्रेशन थी कि रेंचो कहाँ है।
रेंजो का पता नहीं लग रहा है, वो वहां से निकले हुए कुछ नहीं पता लग रहा है, तो एक वो चने वाला उनके पास उनको एक होप मिलती है, वो कहता हाँ मैं जानता हूँ वो है, तो वो इसीलिए वो भी ज्यादा नोटिस होगी क्योंकि लोगों का भी माइंड वही डाइवर्ट होगा कि इसको पता अच्छे से बता दिया एंड व्हाट इज नेक्स्ट इन द फिल्म। तो वो इसलिए भी में फिल्म का टर्निंग पॉइंट भी वो टर्निंग पॉइंट था, हाँ, क्योंकि वहां से फिल्म एक अलग उसमें जानी थी, इसीलिए भी वो कैरेक्टर जो बहुत नोटिस किया गया। वैसे मैंने और भी किया, जैसे तमाशा में बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा। इम्तियाज जी कहने लगे कि आप रावण करेंगे, अरे मैंने कहा इम्तियाज जी मैं डील डॉल से रावण नहीं हूँ, कहते आप अपने आवाज और हंसी से रावण। उन्होंने मेरे परफॉर्म इम्तियाज अली जी, तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस इट्स वेरी गुड, तो मेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, इज सच अ नाइस पर्सन। मैंने मतलब डायरेक्टर्स के साथ बहुत सामने, लेकिन जितने पोलाइट वो है ना, वेरी नॉलेजेबल, वेरी पोलाइट एंड वेरी हम्बल, वेरी कल्चर हम्बल, बहुत मतलब बहुत मजा आया उनके साथ। तो मैंने कहा, कहते थे वो मेरी दिक्कत है, आप अपना एक्ट कीजिए। मैंने कहा मैं एक्ट तो करूंगा लेकिन मैं रावण, कहते यार वो मैं करूंगा तुम अपना एक्ट करो। बहुत मजा आया था उनके साथ काम करके। हम लोगों ने वर्कशॉप के उससे काम किया, 15 दिन की हम लोगों ने वर्कशॉप की, डिफरेंट सॉन्ग्स के ऊपर वो मैंने खुद लिखे थे और कोरियोग्राफ किया, जितना भी हमारा माइथोलॉजिकल वो था, तो मोन्टाज में यूज़ किया गया, उसमें फिल्म में है, मोन्टाज में यूज़ किया गया, कुछ एक सीन्स भी हैं, तो वो बहुत मज़ा आया था मुझे उनके साथ काम। हाँ, एक हो गया दिमाग का दही में ओमपुरी जी के साथ काम करके, बहुत मज़ा आया। मतलब जितने भी ये बड़े लोग हैं ये इतने हम्बल होते हैं, इतने प्रोफेशनल होते हैं और इतने 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 ज्ञानवान होते हैं लोग। ओमपुरी जी बहुत हाँ, उसमें तो मिला भी था एक दो बार। गुप्त फिल्म की शूटिंग हुई थी जिसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, तो मैं अशोक जी के साथ था, तो अच्छा शूटिंग देयर, तो वेरी नाइस, वेरी हाँ। तो इनसे सबसे मिलकर लगता है कि यार मतलब कई बार कह रहे हैं कि यार ये नाटक वाला है, ये फिल्म वाला है, कि मतलब एक लोगों का समाज का एक वो है कि यार नाटक फिल्म, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए, मतलब आपका बहुत बड़ा ज्ञान होना चाहिए आपको, और आपको पूरे सिनेरियो की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक्ट कर पाओगे। कितना बड़ा रिसर्च करते होंगे ये लोग। तो इसलिए भी मैं मानता हूँ कि हमारा जो थिएटर है वो बड़ा प्रधान है, वो बहुत ज़्यादा बलशाली है। पिछले कई सालों से या कुछ सालों से आप हिमाचल के जो सिनेमा कलाकार हुए हैं, चाहे वो एक्टर हों या डायरेक्टर हों या म्यूज़िक कंपोज़र हों या सॉन्ग राइटर हों, उनकी जो जानकारी है वो मैं जानकारी एकत्र कर रहा हूँ जी। कौन कौन से लोग हैं जिनकी जानकारी आपके पास आ चुकी है? मेरे पास विजय पंडित जी हैं, मूक फिल्मों के अभिनेता थे, हमारे यहाँ शोगी से थे। फिर लच्छीराम तोमर जी म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं, उनकी जानकारी के ऊपर मैंने लिखा है। अब सहगल साहब तो हमारे यहीं से मतलब निकले थे, केएल सहगल साहब, तो उनकी इनफैक्ट क्या है ना कि अल्प जानकारियाँ यहाँ हैं, लेकिन उनकी विस्तृत जानकारी आपके BR इशारा जी भरवाई से थे, फिर हमारे जुगल किशोर जी पालमपुर से थे, रणधीर चौहान जी अपने नाहन सिरमौर से थे। तो इस तरह से अलग अलग जितने भी लोग हैं, राजेंद्र किशन जी कितने अच्छे गाने लिखे हैं, बहुत सुंदर गाने हैं, और वो हमारे यहाँ हमारा जो नगर निगम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें 8 साल उन्होंने नौकरी की और यहाँ से निकल के उन्होंने बॉम्बे स्ट्रगल किया, और इतना मतलब इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छे गाने उन्होंने लिखे थे। और भी कई लोग हमारे यहाँ से निकले हैं, तो उनके ऊपर मेरा जो है अभी ऑलमोस्ट 43 ऐसे लोगों का एक सूची मैंने बनाई है, काम कर रहा हूँ। अभी तो बहुत कम काम किया, मनोहर सिंह जी हैं, कंगना है, बहुत से लोग हैं। मतलब हाँ, मतलब पुराने अगर हम लोग बात करें तो शायद नहीं जानते, जैसे रणधीर चौहान जी की बात की, पुरानी फिल्मों के कॉमेडियन हुआ करते थे। और एक कलावती लाल, वो बहुत पुरानी उनका फिल्मी नाम था, मेरे ख्याल मैं भूल रहा हूँ, वैष्णवी या क्या, बहुत पुरानी फिल्म और सोलन से ताल्लुक़ रखती हैं वो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मैं एक उनका एक एसेट बना रहा हूँ कि कुछ, ताकि लोग जाने, कोई एक बुक कैसी निकाल, इसे किताब के रूप में देख रहे हैं। प्रयास है जी, मेरा प्रयास है, देखता हूँ कितना सफल हो पाता हूँ। इन सब लोगों का मैं एक कॉफ़ी टेबल टाइप ऑफ बुक बना के, ताकि हिमाचल के लोग जाने तो सही। नए नए अनुपम जी को सब जानते हैं, कंगना जी को सब जानते हैं। अरे वो लोग जब फिल्मों में जाना ही बड़ा खराब माना जाता था, और महिलाएं निकल कर गई हैं, घर के लोग जब फिल्मों में बिल्कुल चांस था ही नहीं उस समय में, लच्छी राम जी, विजय पंडित जी, ऐसे ऐसे लोग गए हैं।
तो ये मैं प्रयास करूंगा और देखते हैं इसमें कितना सफल हो पाता हूँ। संजय जी, शिमला के फोक थिएटर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए, और अब आपको क्या संभावनाएं नज़र आती हैं फोक थिएटर में? सर, फोक थिएटर पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था शिमला क्या, पूरे हिमाचल में। मतलब आपका करियाला यहाँ बहुत खेला जाता था, क्योंकि टीवी नहीं था ना, थिएटर लोग बहुत कम जाते थे अपना सिनेमा देखने। रेडियो होता था या करियाला होता था। ऐसे ही बांठड़ा, हरनातर, आपका भगत, लोग इसमें इंटरेस्ट रखते थे। और एक रिलीजियस भाव भी इसमें था कि लोग जैसे वो हमारे यहाँ सुखरा बोलते हैं ना, कि जी हमारे वो मतलब सुखा जाता है कि हम ये करवाएंगे, मन्नत वो होता था। और इसलिए वो एक्सप्लोर भी हुआ, लोगों में एक श्रद्धा भाव था, उससे वो आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुई। फोक थिएटर का जो हमारा इतिहास था वो बहुत अच्छा था। उसका एक कारण ये भी था कि एंटरटेनमेंट सोर्सेज बहुत कम थे, फिल्म लोग बहुत कम मतलब थिएटर तक बहुत कम जाते थे, देखते थे। जो देखने का शौकीन था तो रेडियो या फोक थिएटर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें एक धार्मिक मान्यताएं भी थी, एक श्रद्धा भाव था कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा होगा तो हम करियाला करवाएंगे, हम बांठड़ा करवाएंगे, हम भगत करवाएंगे। तो इसलिए फोक थिएटर एक्सप्लोर भी हुआ, आगे भी बढ़ा, लोगों तक पहुंचा। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि फोक थिएटर के जो एक्टर्स थे उनको एक मंच मिला, फोक थिएटर को एग्जिबिट करने के लिए एक बहुत बड़ा मंच मिला। जगह जगह होता था ये, गांव में भी। हाँ, गांव में। और पहले शहर तो होते ही नहीं थे जी, गांव ही होते थे। तो लोग एंजॉय करते थे, मेलों अनुष्ठानों में फोक थिएटर हुआ करता था। फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि जैसे जैसे टीवी ने या हमारे जो और मीन्स बढ़ते गए एंटरटेनमेंट के, तो फिर ये थोड़ा सा फिर ये आ गया कि ये जिस वक्त पे जो एक तय समय होता है, जैसे हमारे करियाला जो है वो दिवाली के आसपास होता है, तो वो एक समय हो गया कि उसी समय पे होता था। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं तो फोक थिएटर कहीं कम हो रहा है। उसका एक कारण और भी है। जिन जगहों पे आप मान लो महाराष्ट्र में है, अपना बंगाल में है, फोक थिएटर चल रहा है। कारण क्या है सर? सबसे बड़ा कारण है फोक थिएटर करने के लिए हमें फोक से जुड़ना पड़ेगा। हम हिंदी भाषी पॉकेट्स में रहें, हिंदी भाषी मतलब हम शहर में रहें और गांव की बात करें। है तो लोकोक्ति थिएटर है ना, मुहावरा थिएटर है ना। गांव की बात है तो गांव की बात तो गांव की भाषा में ही होगी ना। मिट्टी की बात है तो मिट्टी की भाषा में होगी। तो हम उस मिट्टी को जब तक नहीं जानेंगे, हम उस मिट्टी के महक को, उस स्वाद को नहीं कर लेंगे, तब तक हम फोक थिएटर नहीं कर सकते। क्योंकि शहर का आदमी जब तक उस परिवेश में रंग नहीं जाता है, गांव के परिवेश में, उस भाषा, तब तक मेरे को लगता है कि फोक थिएटर कर तो लेंगे, लेकिन वो बड़ा अटपटान मना सा फोक थिएटर होगा। प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पे करियाला को। पिछले कुछ सालों से कभी कभी मुझे लगता है कि गांव धीरे धीरे शहर की तरफ जा रहे हैं, सो कॉल्ड जिसे हम विकास कह रहे हैं। हाँ, एक जरूरत ये हो भी सकती है कि एक्सपेंशन ऑफ सोसाइटी। शहर की कुछ दीवारें लोग गोबर से पोत दे रहे हैं सर, कि उनको लगे कि ये ग्रामीण सा, वह जगह ऐसे हट बने हैं, हाट बने हैं। जी बिल्कुल, कि ग्रामीण परिवेश शहर में क्रिएट किया जाए। सर हो क्या रहा है कि जो मैं फील करता हूँ कि लोग चाहते हैं गांव में बसना, लेकिन एग्जैक्टली गांव का जो परिश्रम है वो उन्हें वहाँ बसने नहीं देता। क्योंकि गांव में बसना मतलब परिश्रम करना शहर में भी पड़ता है, लेकिन शहर की जो सुविधाजनक जिंदगियां है ना, वो गांव के उस परिवेश को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। लोगों के मन में, किसके मन में नहीं होता? दिल्ली बम्बई जाओ, किसी से बात करो, यार जाना तो चाहते हैं लेकिन बम्बई दिल्ली छोड़ता नहीं है। वर्किंग प्लेस वो है, आप 5, 10, 15 दिन के लिए अपने गांव चले जाओगे, लेकिन वही बात है ना कि गांव के परिवेश में रहकर आपको, अब शहर में रहकर गांव के परिवेश की बात करोगे तो बड़ा बेमानी सा होगा। ऐसे ही हमारा फोक थिएटर है। हम जब तक अपनी जुबान में लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हर फोक थिएटर के अपने कुछ कुछ एक टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो आपको शहर की भाषा में नहीं मिलेंगे। हर फोक में, हर आंचलिकता में अपने कुछ ऐसे शब्द होते हैं। उन शब्दों को जानना, उन शब्दों को बोलना, उन शब्दों से लोगों को जोड़ना। सर जब लोगों से जुड़ेंगे हम तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है वो उसका विस्तार होता है। अरे अभी जैसे मैंने बताया, ये हमारा मुंशी प्रेमचंद की कहानी,
बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, मैंने कांगड़ी में की, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बल्कि लोगों ने आकर कहा, उसके बाद ही तो मेरा ये विचार बना कि मैं कांगड़ी को एक्सप्लोर करूं, कांगड़ी भाषा को जो है उसको और विस्तार करें नाटक के माध्यम से। क्योंकि कांगड़ी भाषा में कहीं ना कहीं एक मिठास है। वो सब शब्द हैं जो लोगों तक पहुंचते हैं और लोग समझते हैं। पूरा आप देखिए ना, पूरे हिमाचल में कांगड़ी भाषा को एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो चाहे लाहौल स्पीति में हो, वो चाहे किन्नौर के लोग भी समझते हैं, पहाड़ के लोग भी समझते हैं। हमारा जो अपर एरिया है, चंबा और ये सब जगह तो है ही है, तो कांगड़ी का एक पुट है उसमें सब। हरियाणा है, पंजाब है, आपका ये देहरादून, और क्या पंजाबी का एक एक्सेंट उसमें आता है, ठीक है। तो कांगड़ी को एक्सप्लोर करके कांगड़ी में नाटक करना, ये मेरी बहुत इच्छा है जी। क्योंकि हिंदी थिएटर हम नहीं कर पाए, तो हम अपने आप को कुरेदें और अपनी सच्चाइयों को अगर एक्सेप्ट करें, हम बहुत बड़ा वर्क तैयार कर ही नहीं पाए दर्शक का। फोक में आप जाइए, लोग उमड़ के आते हैं फोक देखने को। मैंने स्वयं देखा है कि 5-5, 10-10 हज़ार लोग फोक थिएटर देख रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं। कहते हैं थिएटर में पैसा नहीं, क्यों नहीं है भाई? जब तक हम लोगों से जुड़ेंगे नहीं, और जोड़ केवल हमारी जो लोक भाषा है, लोक परिवेश है, लोक नीति है, ये सब हमें जोड़ के रखेगी। आज भी लोक जो गीत है, कितना पुराना क्यों नहीं होगा, आज भी वो कहीं ना कहीं मन को कचोटता है, ठंडक प्रदान करता है। ऐसी लोगों से जुड़ने की बात है, इसीलिए मैं भविष्य में इसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा। और विशेष रूप से जो मैंने कहा है कि जो मेरा मन का है, क्योंकि हम है भी उस तरफ से कांगड़ा, तो कांगड़ी पे ज़रूर काम करना है। हिमाचल सरकार की सेवा करने के बाद और सेवानिवृत्ति के बाद संजय सूद का दिन कैसे गुजरता है? ठीक वैसे गुजरता है जी जैसे पहले गुजरता था। बदलाव तो कुछ आया होगा? हाँ, बदलाव तो बिल्कुल ऐसा था ना, पहले एक जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी, अकाउंटेबिलिटी थी। अब अकाउंटेबिलिटी अपने प्रति है, पहले सरकार के प्रति थी, सोचना पड़ता था, एक प्लानिंग करके जाना पड़ता था, आज क्या काम है। अच्छा, फिर हमारी जो हमारी जॉब थी वो भी ऐसी थी कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। कोई एक डिफाइन और डेफिनेट नहीं होती थी कि आज यही होगा, पता नहीं जाकर कौन सी असाइनमेंट मिल जाएगी, किनके साथ काम करना पड़ेगा, किस जगह जाकर कौन सी मीटिंग करनी पड़ेगी। तो वो एक जिम्मेवारी थी, इसलिए थोड़ा सा माइंड मेकअप करके जाना पड़ता था। अब ये अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और सबसे ज़्यादा थिएटर के प्रति अपने ऊपर काम करने का मौका मिल रहा है, रिफ्रेश होने का मौका मिल रहा है, अपने आप को रिफाइन करने का मौका मिल रहा है। लोग कहते हैं ना रिटायर, मैं समझता हूँ रिटायर में दोबारा से टायर लग गए एक और उड़ान के लिए, एक अच्छा काम करने के, समाज के लिए, जो समाज के प्रति हम नहीं कर पाए। समाज से जुड़ना है, सामाजिक और भी कई दायित्व हैं उनकी पूर्ति करना है, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करना है। मैंने बताया ना कि 31 साल 9 महीने 6 दिन, तो उस सबको रिफ्रेश करना है, अपने ऊपर काम करना है। ये सब करके जो जिम्मेदारियां मेरी हैं उनको बढ़ाना है, बस यही है। और इसके लिए डेफिनेटली डेली कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, उस रूटीन से हटके इस रूटीन में अपने आप को जज्ब करना है। यही सब है। संजय सूद, आपने द अनकॉमन पीपल अनकट में हमसे बात की, थिएटर के बारे में विस्तार से बात की, और फोक थिएटर को लेके आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर भी प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमें खूब आनंद आया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इस पर्टिकुलर, इस बड़े खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मुझे चुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो नाइस।